दोस्तों, ऑर्बिटल केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रीतेश मौर्य और हम लोग यहां पर केमिस्ट्री का बहुत ही फास्ट, बहुत ही क्विक रिवीजन कर रहे हैं। और आज हमारा यहां पर जो टॉपिक है जिसका हम लोग रिवीजन करने वाले हैं वो है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है दोस्तों, हम लोग आते हैं जल्दी से टॉपिक पे और यहाँ पर देखते हैं क्या है केमिकल काइनेटिक्स। कहा गया अगर हम लोग बात करते हैं किसी केमिकल रिएक्शंस की, सोल्यूशन हम लोग पढ़े थे, वहाँ पर मैंने बताया कोई भी केमिकल रिएक्शंस नहीं होती थी, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शंस होगी। जैसे हम लोग मान के चलते हैं ए हुआ और बी हुआ, ठीक है, ये आपस में रिएक्शन करते हैं, वहाँ पर सी और डी का फॉर्मेशन करते हैं। यही तो होता है किसी केमिकल रिएक्शंस में, कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं आपस में रिएक्शंस करते हैं और वहाँ पर प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पर रिएक्शंस की अगर हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर में कौन सी रिएक्शंस को हम लोग पढ़ने वाले हैं बताइएगा, ऑन द बेसिस ऑफ रेट। ठीक है, रिएक्शन होने की अगर दर की बेसिस पे हम लोग बात करते हैं, रिएक्शन कई प्रकार की होती हैं। कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो क्या करती हैं, एक लंबा टाइम लेती हैं। ठीक है, मतलब बहुत ही स्लो रिएक्शंस होती है, वेरी स्लो रिएक्शंस होती हैं, बहुत ही स्लोली होती है, पता चला उनको क्या हो जाता है, ठीक है, वो महीने साल बहुत टाइम ले लेते हैं कुछ रिएक्शंस होने में। और कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं कि वहाँ पर क्या हुआ, जैसे हमने रिएक्टेंट्स को आपस में मिलाया, जब तक अभी लोग सोच रहे हैं कि रिएक्शन हो रही तब तक पता चला प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया। मतलब बहुत ही इंस्टेंट टाइम में ही क्या हो जाता है, वेरी फास्ट रिएक्शन से होते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। लेकिन हम लोग ना तो वेरी स्लो और वेरी फास्ट रिएक्शन के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर ऐसे रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसके रेट को हम लोग आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, इसके बीच में कहीं पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर होता क्या है किसी केमिकल रिएक्शंस में जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पूरी यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स का मतलब लगेगा, काइनेटिक्स का मतलब यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी से लेते हैं और केमिकल का मतलब किसी एक केमिकल रिएक्शन से लेते हैं। बताइए किसी केमिकल रिएक्शंस की वेलोसिटी मतलब उसकी रेट, उसकी दर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। किस स्पीड से कोई भी केमिकल रिएक्शन संपन्न होती है, कितनी स्पीड के साथ कोई रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, इन सब के बारे में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो जाता है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होती है इनिशियल में हम लोग रिएक्टेंट लेकर के चलते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट तो बाद में बनता है। अब शुरू में हम लोग बात करते हैं, एक समय रहता है जब हम लोग रिएक्टेंट लेके चलते हैं, ए और बी लेकर के चले हैं, तो इनकी मात्रा क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है जब इनिशियल की बात करते हैं, जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई। लेकिन जैसे जैसे केमिकल रिएक्शंस होती हैं, आप बताओगे यहाँ पर रिएक्टेंट्स क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों लोग धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगते हैं। ठीक है, गायब होने लगेंगे। ठीक है, या फिर कह सकते हैं इनकी कंसंट्रेशन में कमी आने लगती है। और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, अब हम लोग इनिशियल की बात करते हैं, जब शुरुआती दौर की बात करते हैं इनिशियल में, आप बताओगे सी और डी मतलब कि जो हमारा प्रोडक्ट वो बना ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ए और बी आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं, ये कंज्यूम होने लगते हैं, खर्च होने लगते हैं, ये धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाएंगे और आप बताओगे यहाँ पर ये क्या हो जाते हैं, ये अपीयर होने लगते हैं। ठीक है, तो समय के साथ यहाँ पर क्या परिवर्तन होता है, आप बताओगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में गिरावट आती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या हो जाता है, वृद्धि होने लगती है। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ें हम लोग को देखनी। अब सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं हम लोग इस बेसिस पे किस रेट के साथ ये गायब होना शुरू हुए, किस रेट के साथ इनकी कंसंट्रेशन में गिरावट आई और किस रेट के साथ इनकी कंसंट्रेशन में बढ़ोतरी हुई। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान देना यहाँ पर, तो हम लोग पहले पॉइंट पे पहुँच जाते हैं, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। ध्यान से देना, यहाँ पर कैसे देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, बताइए क्या, जिस रेट से आपका यहाँ पर रिएक्टेंट खर्च होगा उतनी ही रेट से यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बनता चला जाता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। तो बताइए यहाँ पर चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन, आप कह सकते हो यहाँ पर चेंज इन टाइम। तो रेट निकालने का सिंपल सा तरीका यहाँ पर कंसंट्रेशन में कितना परिवर्तन हुआ, किसके साथ, समय के साथ। समय के साथ रेट कंसंट्रेशन में क्या परिवर्तन हुआ है, वो हम दोनों को अगर रेशियो ले लेते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम कर देंगे तो आप बताओगे आपका रेट वहाँ पर आ जाता है। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पर चलता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कंसंट्रेशन का समय के साथ क्या परिवर्तन हुआ है, वहाँ पर कितना बढ़ा है घटा है, उसी को हम लोग वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शंस कहते हैं। अगर हम लोग इसी की बात कर लेते हैं, यहाँ पर इसके यूनिट की बात करते हैं, आप ऐसा सिंपल सा यहाँ पर देखो, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब समझ में आया आपको, किस रेट के साथ, किस वेलोसिटी के साथ ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, या फिर किस रेट के साथ आपका प्रोडक्ट वहाँ पर बनता जा रहा है, उसी को कहते हैं रेट। कैसे निकाला जाएगा बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन में किस हिसाब से वहाँ पर चेंजेस आए हैं समय के साथ। तो बताइए कि अगर इसकी यूनिट की बात करते हैं, आप यूनिट खुद बताओ, कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो जाता है, जिसको कहते हैं मोलैरिटी वगैरह, उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, आप बताओ, इसको कहते हैं मोल पर लीटर।
ठीक है। और चेंज इन टाइम का मतलब टाइम को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर टाइम इनवर्स ही लिख देते हैं, सॉरी टाइम लिख देते हैं यहाँ पर। अब आप बताओ इसकी यूनिट क्या मिल करके आएगी, आप बताओगे मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, ठीक है, ये आ जाता है। तो कहने का मतलब अगर अब अभी आपसे पूछा जाए रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर पर टाइम, ठीक है। अब टाइम यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, वो सेकंड में आप मेजर करना चाहते हो मोल पर लीटर पर सेकंड, आप समय के साथ मेजर वहाँ पर सेकंड के साथ मेजर करना चाहते थे मोल पर लीटर पर सेकंड हुआ, ठीक है। आप मिनट के साथ देखना चाहते थे मोल पर लीटर पर मिनट हो जाता है, आवर्स के साथ देखना चाहते हैं तो मोल पर लीटर पर आवर्स हो सकता है। तो कहने का मतलब एक चीज़ है, कुछ भी होगा वो यही होगा, ठीक है। इसकी जो यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर पर टाइम होगा। तो समझ में आया यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है इसकी यूनिट के बारे में, ऐसे कहा जाता है, ध्यान देना। सबसे पहली बात ये है, अभी आगे चल के हम लोग यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ऐसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए बताओ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ठीक है, बताओ। तो आपको क्या बताना है वहाँ पर, आप बताओगे मोल पर लीटर, अगर हम लोग सेकंड लेके चलते हैं टाइम को, पर सेकंड, ठीक है, ये आएगा। अच्छा, कल को आपसे पूछ लिया जाए फर्स्ट नहीं, फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, वो क्या हो जाएगा, आप बताओगे मोल पर लीटर पर सेकंड। तो क्या समझ में आता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी वही होता है, सेकेंड ऑर्डर के लिए भी होता है, थर्ड कुछ भी ऑर्डर हो तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट कभी भी नहीं बदलती है, याद रखना। क्योंकि रेट का तो वही कॉन्सेप्ट चलता है, क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो रेट ऑफ की अगर हम बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की कभी भी यूनिट नहीं बदलती। लेकिन आप कहोगे नहीं, हमने कुछ तो बदला सा सुना है, वो क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है। आगे चल के हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको रेट कांस्टेंट मिलेगा। रेट कांस्टेंट वो अलग बात है, ठीक है, कांस्टेंट की बात होती है वहाँ पर, आगे मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। और उसकी यूनिट क्या हो जाती है, वहाँ पर आप बताओगे डिफरेंट ऑर्डर के लिए डिफरेंट होता है। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन की अगर यूनिट की बात करते हैं, हमेशा क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड होगा। समझ में आया सबको। चलिए, यहाँ पर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को सीख चुके थे। अब मैं आपको बताता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन कौन कौन से टाइप के आपको मिल सकते हैं। तो पहला हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा जो होता है जिसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो बताइए दो टाइप्स के आप रेट निकाल सकते हो, एक होता है एवरेज, एक होता है इंस्टेंटेनियस। अब बात करते हैं इसको हम लोग कैसे समझे। जैसे हम लोग बात करते हैं, आप क्या चलते हैं, यहाँ पर किसी बाइक के थ्रू आप चलना शुरू करते हैं, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब आप स्टार्ट करते हैं, वहाँ पर आपने देखा आपकी स्पीड क्या है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, ठीक है, जब फाइनल या फिर आप जहाँ पर पहुँचते हो, ठीक है, वहाँ पर पहुँचते हो, आपने टाइम देख लिया है, आपने क्या किया कि चलो ठीक है, इतने टाइम से हम स्टार्ट करते हैं। फिर हो सकता है 1 घंटे बाद आप कहीं पर पहुँच जाते हो, वहाँ पर पहुँचने के बाद फिर से टाइम को देखते हैं, ठीक है। फिर आप देखते हैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट को देखते हैं, वहाँ के बीच की दूरी को देखते हैं, उसके बाद वहाँ पर आप उसके रेट को निकाल लेते हैं, तो आप किस स्पीड से वहाँ तक पहुँचे होंगे, ठीक है। उसको लोग क्या कहते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, मतलब एक एवरेज रेट से पहुँचे हुए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कहीं पर आपकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा रही होगी, कहीं पर ट्रैफिक आ गया तो स्पीड कम हो गई, फिर कहीं पर ज़्यादा हो गई, ऐसा कुछ होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर एक लंबे टाइम के बीच में रेट को वहाँ पर मापते हैं, तो वहाँ पर क्या आ जाता है, उस रेट को कहते हैं एवरेज रेट कहते हैं। लेकिन हो सकता है आप क्या कर रहे थे वहाँ पर, ठीक है, आप क्या कर रहे थे, बाइक को चला भी रहे थे और हर टाइम पे अपनी स्पीड को देख रहे थे, ठीक है। अभी इतने सेकंड में इतने बज के इतने सेकंड में इतनी स्पीड है, फिर आपने क्या किया, अगले सेकंड में स्पीड को नापा, फिर अगले सेकंड में स्पीड को देखा। तो कहने का मतलब इंस्टेंटेनियस क्या होता है, हर एक छोटे समय में आप अपनी स्पीड को चेक कर रहे हैं। और यहाँ पर एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हो जाता है, एक लंबे टाइम अंतराल पे आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पर अपने रेट को चेक कर रहे हैं। तो बस यही अंतर होता है, एक लंबे टाइम के लिए एवरेज यूज़ किया जाता है, एक बहुत ही सूक्ष्म समय के लिए वहाँ पर हम लोग इंस्टेंटेनियस का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर रेट को लिखने का एक तरीका चलेगा, क्योंकि रेट का मैंने आपको बताया था, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो यहाँ पर बताइए चेंज इन कंसंट्रेशन, चूंकि एवरेज है, एक लंबे टाइम की बात हो रही है, तो यहाँ पर लोग क्या कहते हैं, dx अपॉन dt, डेल्टा एक्स। और यहाँ पर लोग क्या करते हैं, एवरेज के लिए डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी यूज़ करते हैं, ठीक है। एक लंबा चेंज होगा और एक लंबे टाइम में होगा, ठीक है। ये होगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इंस्टेंटेनियस के लिए क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। अब बताओगे यहाँ पर इसको हम लोग डी से, स्मॉल डी बताता है बहुत ही सूक्ष्म टाइम, या फिर कह सकते हैं बहुत ही कम चेंजेस के लिए बताता है। यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी टी,
तो कहने का मतलब अब हम लोग आगे अगर कहीं पर भी रेट को लिखते हैं तो वहाँ पर dx/dt या फिर Δx/Δt लिखेंगे। अब सवाल आता है कि इसको लिखा जाए, अगर इंस्टेंटेनियस की बात आएगी तो dx/dt, अगर एवरेज की बात आएगी तो Δx/Δt की हम लोग वहाँ पर बात करेंगे। समझ में आया? लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए इन दोनों में से बेस्ट कौन होता है, तो जाहिर सी बात है एक बड़े अंतराल में आप देख रहे हैं वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एवरेज चलता है और वहाँ पर आप छड़ की खबर आपको मिलती है कहाँ पर, इंस्टेंटेनियस रेट से। तो बताइए कि सबसे बेस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट सबसे अच्छा माना जाता है। समझ में आया सबको? चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड अपीयरेंस। ठीक है, अब यहाँ पर किस रेट से, आपको पता है डिसअपीयर कौन होता है रिएक्शन के साथ, आप बताओगे टाइम के साथ आपका जो होता है रिएक्टेंट और डिसअपीयर होगा और दूसरी तरफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वो अपीयर होता चला जाता है रेट के साथ। अब बात करते हैं किस रेट के साथ आपका रिएक्टेंट डिसअपीयर हो रहा है या फिर किस रेट के साथ आपका प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है, हम लोग उसको कैसे देखते हैं, कैसे किया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक रिएक्शन लिखाता हूँ, बताया कि N1A प्लस N2B। ठीक है, ये क्या बनाता है, यहाँ पर मान लिया N3C प्लस N4D। ठीक है, ये होगा। समय के साथ इनकी कंसंट्रेशन घट रही है, इनकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। जो घट रहा है इसको हम लोग डिसअपीयरेंस का नाम देते हैं, जो बढ़ रहा है इसको अपीयरेंस कह रहे हैं। तो हमसे कहा जाएगा अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए किस रेट के साथ डिसअपीयर हो रहा है, तो ध्यान रखना वहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिखने वाले हैं, डी कंसंट्रेशन ऑफ A/dt। ठीक है, यही तो होता है रेट का मतलब, तो ये बताया ना आपको मैंने। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। लेकिन याद रहे यहाँ पर ये A हमारा क्या है, एक रिएक्टेंट है, तो इसके लिए आपको बताया इसकी वैल्यू धीरे धीरे घट रही है, तो घटने वाला साइन यहाँ पर लगाया जाता है माइनस। माइनस यहाँ पर ये नहीं बताता है वैल्यू माइनस में है, यहाँ पर ये बताता है कि इसकी वैल्यू घट रही है। ऐसे हमसे कह दिया जाएगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B। जब B के बारे में पूछा जाएगा तो वहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, माइनस D कंसंट्रेशन ऑफ B, मतलब यहाँ पर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन टाइम dt। फिर ऐसे अगर हमसे कह दिया जाए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C एक हमारा क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के केस में आपको क्या लिखना है, वहाँ पर डेल्टा आप कहेंगे D कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन dt। यहाँ पर आप प्लस साइन लगाओ या फिर कुछ कोई साइन नहीं, फिर भी आपको पता है उसका मतलब क्या हो जाता है, प्लस। जो बन रहा है उसके लिए हम लोग प्लस का यूज़ करते हैं, जो घट रहा है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर माइनस। माइनस यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है कि समय के साथ इनकी कंसंट्रेशन में गिरावट आ रही है, प्लस ये कह रहा है कि इनकी कंसंट्रेशन में वृद्धि हो रही है। ऐसे हमसे पूछ लिया जाए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ D, तो हम लोग क्या कहेंगे, प्लस D कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन dt हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना, हम लोग यहाँ पर डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस की बात कर रहे हैं। देखना और एक चीज़, ये मत सोचना कि यहाँ पर कॉफिशिएंट का यूज़ करना हम भूल गए। ठीक है, ये मत सोचना कॉफिशिएंट का यूज़ करना इस फॉर्मूले में भूल गए। आप बताओगे जब भी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस पूछा जाए, डिसअपीयरेंस अपीयरेंस पूछा जाए, वहाँ पर कोई भी यहाँ पर कॉफिशिएंट हो उसका यूज़ नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर इसका यूज़ नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है 1/n1 होगा, 1/n2 होगा, 1/n3 होगा, 1/n4 होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस में कॉफिशिएंट का कोई भी यूज़ नहीं होता है। समझ में आया सबको? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो यहाँ पर बात करते हैं। अभी मैंने आपको जो सिखाया, मैंने आपको बताया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस। अब हम लोग यहाँ पर ये सीखने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को अगर कोई एक केमिकल रिएक्शन दे दी गई है, ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन दे दी गई है, वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ फॉर्मूले बता दूँ, आप जिसे आसानी से कर सकते हो। अगर हमसे कह दिया जाए रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन किसका, ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट उस रिएक्शन में किस रेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, रिएक्टेंट। ठीक है, तो आपको वहां पर क्या करना था, अभी मैंने रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में एक बात बताई, आपको बताया था वहां पर क्या, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ठीक है, ये तो आपको बताया क्या हो जाता था, समय के साथ हमारा रिएक्टेंट डिसअपीयर होता था और उसका रेट भी मैंने आपको बताया था, जैसे dA/dt को बताया था, dV/dt को बताया था। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी लिखना है। उसको लिखने के बाद क्या करना है, जो भी आपने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखा है, ठीक है, उसको क्या करना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट जिस रिएक्टेंट के टर्म में आप क्या कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है, जिस रिएक्टेंट के टर्म में आप वहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, जिस रिएक्टेंट के टर्म में आप वहाँ पर रेट लिख रहे हैं,
ठीक है, उसी का कोफिशिएंट जो भी होगा उसके रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को लिखना, जैसे मैंने आपको सिखाया उसी से आपको डिवाइड कर देना है। ऐसे अगर हमसे कह दिया जाए रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ किसका, प्रोडक्ट के टर्म में, ठीक है, प्रोडक्ट, तो आपको क्या करना है यहाँ पर रेट ऑफ अपीयरेंस अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, जिस प्रोडक्ट के टर्म में आप रेट को लिखना चाहते हैं, ठीक है, जिस प्रोडक्ट के टर्म में आप रेट को लिखना चाहते हैं उसका जो भी रेट ऑफ अपीयरेंस होगा उसको क्या करना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना है, उससे क्या करना है वहाँ पर डिवाइड कर देना है। जैसे कि मैं आपको एक रिएक्शन से समझा रहा हूँ, मान लिया N1A प्लस N2B N3C N4D, ठीक है, यहाँ पर कोई एक केमिकल रिएक्शन दी गई है और आपसे कहा गया इनका रेट लिखो। सबसे पहले एक बात तो याद रखना, जिस रेट से ये घट रहे हैं उसी रेट से क्या हो रहा है, ये बन रहा है। इसलिए कहा जाता है आप चाहे रिएक्टेंट के रेट की बात करो चाहे प्रोडक्ट के रेट की बात करो, सबका रेट क्या होता है, सेम होता है। जिस रेट से ये रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करेंगे उसी रेट के साथ क्या करेगा, ये प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होगा। इसीलिए कहा जाता है इनके रेट से क्या हो जाएंगे, बराबर, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएंगे, बराबर। और कैसे लिखते हैं यहाँ पर ध्यान देना, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ए का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या बताया था, -dA अपॉन dt, यही तो बताया था, ध्यान से समझो, यही तो कहा था, यही होता है। फिर मैंने आपको बताया था रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो क्या करना है, इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसी से डिवाइड कर देना है। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कौन है, N1 है, तो हमको क्या करना है, इसको और अच्छे से लिखें। आप बताओगे 1 अपॉन N1, यही तो किया, ठीक है। जो भी यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस था उसको N1 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया। और जिस रेट से A का जो रेट आएगा वही रेट किसका आ जाएगा, आप बताओगे -1/2 1 अपॉन N2 इंटू डी कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन dt, इसके हो जाएगा। और यही सेम रेट, ठीक है, जो रेट A का होगा वही रेट B का होगा, वही रेट क्या हो जाएगा, C का होगा। तो यहाँ पर कैसे लिखते हैं 1 अपॉन N3, क्योंकि यही तो बताया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या हो जाता है, D कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन dt। और किससे डिवाइड किया, N3 से डिवाइड कर दिया। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या था, N3। अब चूंकि आप यहाँ पर लिखना चाहते हो एक पल के लिए प्लस भी लिख सकते हो, कुछ नहीं लिखा तो प्लस तो होता ही है। फिर यहाँ पर यही रेट किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन N4 डी कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन dt, ठीक है। तो ये हो जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ से एक बात ये समझ में आता है, जिस रेट से, ठीक है, जिस रेट से A B के साथ रिएक्शन कर रहा है दोनों का रेट सेम है, और यही सेम रेट आपको कहाँ पर मिलने वाला है, प्रोडक्ट में भी मिलने वाला है। इसलिए मैंने यहाँ पर सबके रेट को क्या लिखा है, इक्वल करके लिखा गया है। और इस पर न्यूमेरिकल बहुत बार पूछा गया है, नीट 2019 में भी इसी पे न्यूमेरिकल पूछा गया था। कोई भी केमिकल रिएक्शन दी गई है तो आपको वहाँ पर क्या बनाने आना चाहिए, उनके रेट का जो भी यहाँ पर इक्वेशन है, ठीक है, इस टाइप का फॉर्मूला आपको बनाना पड़ेगा। समझ में आया सबको। चलिए यहाँ पर एक रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में लोग पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को लिखा जाता है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस आपको पता होना चाहिए। फिर रेट ऑफ रिएक्शन आपका निकालना है तो क्या करना है, उसका जो भी कोएफिशिएंट उसी से डिवाइड कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन दी गई है और आपसे पूछा गया रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इसका बताओ, सॉरी अपीयरेंस डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ रिएक्शन बताओ। तो आप बताओ आपका रेट ऑफ रिएक्शन N2 के लिए क्या हो जाएगा, आप बताओगे इसके कोएफिशिएंट कितने, 1 है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं N2 कंसंट्रेशन N2 अपॉन dt। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर 1 हो ही गया, ठीक है। माइनस इसलिए लगा गया क्योंकि ये एक रिएक्टेंट है, समय के साथ घटेगा। अच्छा, इसके रिस्पेक्ट में क्या लिखने वाले हैं आप बताओगे, इसका कोएफिशिएंट 1 अपॉन 3 कर देंगे, कोएफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पर क्या, डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन dt। अगर आप यहाँ पर देखो, इतना देखो, अगर आपको दिखाई दे रहा है इतना, तो ये क्या था, डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन dt। ये मैंने आपको बताया था रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होता है। फिर हमने क्या किया, 3 से इसको डिवाइड किया, मतलब इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड किया। अब ये क्या बन गया है, ये रेट ऑफ रिएक्शन बन चुका है। ऐसे अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ये हमारा कौन है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के केस में प्लस साइन लगाते हैं, 1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन dt हो जाता है। समझ में आ रहा है सबको। कैसे भी कोई भी रिएक्शन दे दी जाए उसका रेट हम लोग ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि इसी बेसिस पे क्वेश्चन आता है। अगर आपको ये समझ में आया तो हम लोग एक क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बताया गया कंसीडर द रिएक्शन N2 + 3H2। ये क्या करता है, 2NH3 का फॉर्मेशन करता है। द इक्वेलिटी रिलेशनशिप बिटवीन, कहा गया DNH3 अपॉन dt का DH2 अपॉन dt के साथ क्या रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। आप देख करके बताओ क्या रिलेशन हो सकता है इनका आपस में। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, याद रखना, ये रिलेशन अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर
ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी और इसके रेट को लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों जो भी रेट हम लोग लिखते थे सब इक्वल हुआ करते थे। ठीक है, जब इक्वल हो जाएगा तो वहाँ पर हम इस चीज़ों को आसानी से बता सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। इसके लिए रेट हमने बताया था -d कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपान dt लिखा था। ठीक है, इक्वल किसके था आप बताओगे, -1/3 d कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपान dt के था। अच्छा, ये इक्वल किसके हो जाएगा आप बताओगे, 1/2 d कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपान dt। ठीक है, यही था। ठीक है, यही होता है यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये आ जाता है यहाँ पर, और आपसे पूछा गया किसके किसके बारे में, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, आप बताओगे dH2 अपान dt और dNH3 अपान dt के बारे में, दोनों के बारे में रिलेशन पूछ रहा है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो आपको पता है ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के समान है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है, ये एक दूसरे के इक्वल है। तो अगर आपसे पूछा जाए dNH3 अपान dt निकाल सकते हो क्या, आप बताओगे निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना कर दिया यहाँ पर, ये एक दूसरे के बराबर हो गए, तो ये वाली वैल्यू को क्या करना, ऊपर भेज दो, ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, dNH3 अपान dt। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, dNH3 अपान dt इक्वल किसके आ जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन था 2, देखो यहाँ से जो 2 था ये ऊपर आ जाएगा -2/3। उसके बाद क्या बचा यहाँ पर, dH2 अपान dt। ठीक है, तो ये रिलेशन बन के यहाँ पर आ जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, उसके बाद कुछ भी वहाँ पर पूछा जाए वहाँ पर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। और कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, देखो यहाँ पर। ठीक है, इसमें बताया गया है dNH3 अपान dt 1/3 dH2 अपान, नहीं आपने क्या बताया, -2/3 होना चाहिए, और इसके लिए ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कल को यहाँ पर क्वेश्चन दे सकता है, ऐसे कह दिया जाएगा dH2 अपान dt, ये क्या हो जाएगा, dH2 अपान dt क्या हो जाता है, आप बताओगे ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस होगा, यही तो होगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट को छोड़ दिया जाए, जो वैल्यू बचती है उसको कहा जाता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस या फिर अपीयरेंस। और कल को आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस यहाँ पर हाइड्रोजन का दे दिया जाए H2 का, और आपसे पूछा जाए रेट ऑफ अपीयरेंस बताओ, ये क्या है, dNH3 अपान dt, ये क्या है बिना कोफिशिएंट के साथ, ये रेट ऑफ अपीयरेंस है। ठीक है, आपसे ये पूछा जाए आपको क्या करना है, आप बताओ कि पहले इनके बीच में रिलेशन बनाना है, dNH3 अपान dt बराबर -2/3 dH2 अपान d2। तो अब dH2 अपान d2 की वैल्यू अगर दिया गया यहाँ पर रख करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, आपको रेट ऑफ अपीयरेंस अमोनिया का यहाँ पर मिल जाएगा। समझ में आया आपको सबको। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। यहाँ पर एक रिएक्शन दिया गया, फॉर द रिएक्शन N2O5 क्या कराता है, 2NO2 और हाफ O2 में डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर रिलेशन बताया गया, रेट ऑफ, यहाँ पर बताया गया डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 इक्वल हो जाता है K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। फिर बताया गया dN2OD कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपान dt, जिसको हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर अगर देखा जाए ये है, तो आप कह सकते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 बताया गया ये किसके बराबर हो जाता है, K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। ऐसा रेट ऑफ अपीयरेंस हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं जो वहाँ पर O2 बन रहा है, उसका रेट ऑफ अपीयरेंस बताया गया ये इक्वल हो जाता है K3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। देखो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर रेट को निकालने का एक तरीका और बताया गया। कहा गया कोई भी जो रेट होता है, ठीक है, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है जिसको हम dx अपान dt कहते हैं। कहा गया जो रेट होता है वो क्या करता है, जो रिएक्टेंट होता है किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे क्या करता है, डिपेंड करता है। जो भी हमारा रिएक्टेंट हो जाएगा, मान लिया वो A है, तो उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आपको बताया यहाँ पर अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है तो उसको हटाते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, किसी कांस्टेंट से गुणा करते हैं, वो कौन यहाँ पर कहा गया K, तो यहाँ पर A आ जाता है। ठीक है, A हमारा कोई रिएक्टेंट है, तो यहाँ पर जो K है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट कहते हैं। इसको कहा जाता है रेट कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। इसके बारे में अभी आगे काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अभी के लिए हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो K1 K2 K3 आया है, ठीक है, उसी के टर्म में यहाँ पर ऑप्शन को भी बनाया गया है। तो मैंने आपको सोचा कि एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। कहा गया K यहाँ पर एक रेट कॉन्स्टेंट है, और आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कोई भी रेट क्या हो जाता है, अपने जो रिएक्टेंट है उसी की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया तो एक कॉन्स्टेंट लगाया जिसको क्या कहा जाता है कि यहाँ पर रेट कॉन्स्टेंट कहलाता है। चलिए यहाँ पर बताया गया जो भी यहाँ पर रिलेशन बनाया गया है उसकी बेसिस पे जो यहाँ पर पहला K1 K2 K3 जो रेट कांस्टेंट है इनका एक रिलेशन बनाया गया, और आपसे पूछा गया बताओ आपके हिसाब से कौन सा रिलेशन यहाँ पर सबसे सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले इनका जो रेट है, ठीक है, मैं यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ। यहाँ से इसका अगर लिखेंगे क्या करेंगे, हम कहेंगे माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपान dt, यही तो कहेंगे क्योंकि कॉफिशिएंट तो इसका 1 है, ऐसा हुआ। इक्वल किसके हो जाएगा, यहाँ पर 2 है, आप बताओगे 1/2, उसके बाद यहाँ पर डी कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपान dt,
इक्वल किसके हो जाएगा? अच्छा बताओ 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा? कॉफिशिएंट कितना है? 2 नहीं, यहाँ पर 1/2 है, 1/1/2, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन dt। ये हुआ रिलेशन जो कि रेट का हमने बना के रख दिया। अब करना कैसे था इस टाइप का क्वेश्चन? ठीक है, देखना है इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना था हम लोग को। तो यहाँ पर ये बताया गया कि अब इनकी वैल्यू को हम पुट करते हैं। यहाँ पर बताया गया dN2O dt की जहाँ पर क्या लिखा गया है? dN2O5 अपॉन dt की जहाँ पर K1N2O5 लिखा गया। तो इसकी जहाँ पर हम लोग इतनी वैल्यू को रख सकते हैं, लिख दिया यहाँ पर K1 कंसंट्रेशन ऑफ यहाँ पर N2O5 इक्वल यहाँ पर 1/2। चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया? इतनी वैल्यू, इतने ध्यान से देखो, dN2 अपॉन dt, तो यही तो है dNO2 अपॉन dt। कितना लिखा गया? अब बताओगे यहाँ पर K2N2O5, तो अब बताओगे यहाँ पर 1/2 को ऐसे लिख दिया, और इनकी यहाँ पर हमने लिख दिया K2 कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 लिख दिया। ठीक है, इक्वल यहाँ पर 2 है। अच्छा, इनकी यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? इतना पूरा टर्म लिख सकते हैं K3 कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। अब आप देखो यहाँ पर क्या हो जाता है? NO2O5 NO2O5 NO2O5, ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। और बचा क्या? यहाँ पर देखो, यहाँ पर K1, यहाँ पर क्या बच जाता है? ठीक है, इक्वल K2/2 इक्वल 2K आ जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाता है। अब देखते हैं क्या इसमें से कोई ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या करते हैं? इसको अपने हिसाब से बनाते हैं। यहाँ पर 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, आप खुद सोचो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2K1 इक्वल यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा K2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4K, ये 3 है। ठीक है, ये आ जाता है। तो ये रिलेशन आ जाता है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। अब बताओगे यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये फर्स्ट वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाता है। समझ में आया सबको? तो यहाँ पर ए वाला जो है वो सही हो जाता है। अब सवाल आता है क्या इतना हम लोग को करना पड़ेगा वहाँ पर? आप चाहो कि इसको आप थोड़ा और नॉर्मली कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक भी बता रहा हूँ, आप ऐसा कर सकते हो इसको। चलिए, यहाँ पर जो रिएक्शन लिखी गई थी उसको मैंने यहाँ पर एक बार फिर से लिखा। N2O5 डिसोसिएट कर रहा है 2NO2 और हाफ O2 में। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? थोड़ा सा एक सा ट्रिक, अगर आप जल्दी से करना चाहते हो, इसको देख करके आप चाहते हो वहाँ पर तुरंत टिक कर दिया जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना है बताओ? यहाँ पर N2O5 के लिए कौन सा कांस्टेंट यूज़ किया गया? K1। अच्छा, NO2 के लिए कौन सा? K2। और O2 के लिए कौन सा? K3, रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या किया? K1 लिख दिया। ठीक है, इसका K1 यूज़ किया गया, इनके लिए K2 यूज़ किया गया, इनके लिए K3 यूज़ किया गया। आपको सिंपल क्या करना है? K1 को इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना। कितना कोफिशिएंट? 1, तो K1/1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? K2 कितना कोफिशिएंट है? 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर K3 है, कोफिशिएंट कितना है? अब बताओ 1/2 है, तो ये कहाँ पर चला जाएगा? ऊपर। और आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? सही से लिखे K1 बराबर K2/2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2K3। आंसर मैच किया तो ठीक है, नहीं तो आंसर के हिसाब से बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं? वहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2K1, और यहाँ पर आ जाएगा K2, क्योंकि यहाँ पर 2 आया तो 2 कैंसिल हुआ, K2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4K3। तो कहने का मतलब हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, जो भी कोफिशिएंट था उसको यहाँ पर लिख देते, यहाँ पर जो भी इसका रेट कांस्टेंट था उसको यहाँ पर लिख देते हैं, K1 K2 K3 लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी इसका कोफिशिएंट था, जिसका इसका 1 था 1 से डिवाइड किया, इसका 2 था 2 से डिवाइड कर दिया इसके वाले कोफिशिएंट को, फिर इसके बाद क्या? कांस्टेंट को। फिर बताया इसका K3 था, इसका क्या करते हैं? 1/2 से इसको डिवाइड कर दिया। तो रेट कांस्टेंट को क्या किया? उनके कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट आपका आंसर वहाँ पर आ जाता है। समझ में आया सबको यहाँ पर? चलिए, हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, खास करके हम लोग यहाँ पर 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर ही देखेंगे। ठीक है, पढ़ने के लिए आप थर्ड भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपके जो इंपॉर्टेंट है वहाँ पर 0, फर्स्ट और सेकंड को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे हम लोग मानते हैं? जैसे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं, मैंने पूरा टेबल ही बना दिया है। ठीक है, सबको कंपैरिजन करके सीखते हैं तो यहाँ पर आसान हो जाएगा। फिर कहा गया जैसे 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, मान लिया कोई एक रिएक्टेंट ए है, वो क्या करता है? प्रोडक्ट पी में चेंज होता है। ठीक है, रिएक्टेंट ए है, प्रोडक्ट पी में जाकर के चेंज हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पर क्या बताया गया कि आपको बताइए इसमें कन्वर्ट हो रहा है। अगर ये 0 ऑर्डर की रिएक्शन है तो 0, 1, 2, 3 टर्म ऐसे कहाँ से आता है? बताया गया अगर कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन हो जिसका रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ना करे, मतलब आप चाहे रिएक्टेंट ज़्यादा लेके चलो चाहे कम लेकर के चलो, उससे कोई मतलब ना हो। जितना रेट ज़्यादा में मिलता है उतना रेट कम में भी मिलता है, इसका मतलब उस कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? 0 ऑर्डर की रिएक्शन कहा जाता है। और यहाँ पर यही बताया गया कि dx/dt,
डी एक्स अपान डी टी क्या होता है, एक रेट बताता है, बराबर के कंसंट्रेशन ए की पावर मैंने 0 लिखा, 0 का मतलब उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, यही तो मैंने आपको बताया था। होता है क्या, डी एक्स अपान डी टी एक रेट क्या करता था, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता था। आप यहाँ पर कह सकते हैं एन की पावर के साथ क्या करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एन यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बताता है। फिर बताइए अगर जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, इसका मतलब यहाँ पर मैंने जीरो किया, इसका मतलब क्या होता है, किसी की पावर 0 का मतलब उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ओवर हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं डी एक्स अपान डी टी बराबर के, डी एक्स अपान डी टी बराबर क्या आ जाता है, के आ जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसका हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ को देखते हैं। कहा गया जैसे ए है, ये बी में प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है। शुरुआती दौर की बात करते हैं, इनिशियल स्टेट की बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन को स्मॉल ए मान लिया, अब ये बना नहीं। ठीक है, कुछ समय बाद की बात करते हैं, टी बराबर टी टाइम पर ए से एक्स कंसंट्रेशन यहाँ पर टूटता है और यहाँ पर क्या बन जाता है, एक्स बन जाता है। ठीक है, तो अगर मान के चलते हैं हम लोग जो ए है उसको अगर हम लोग ए नॉट लिखें, जो ए माइनस एक्स है क्या, आप बताओगे टी टाइम के बाद ए की बची हुई मात्रा यही तो होगा। टी समय बाद क्या किया गया, ए से कुछ निकल गया, तो यहाँ पर अब जो कुछ भी ए माइनस है वो क्या है, ए की बची हुई मात्रा है, उसको हमने यहाँ पर ए टी लिख दिया। और x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो x है उसको बताया के टी। कैसे हो जाता है, आप यहाँ पर एक पल के लिए अगर समझो, डी एक्स अपान डी टी है, यहाँ पर डिफरेंशियल फॉर्म है। अगर हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे लिख दें, डी एक्स बराबर के डी टी, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं के डी टी। अगर इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिफरेंशिएशन था, इंटीग्रेट कर दिया तो यहाँ पर हट जाता है, क्या आ जाएगा, x बराबर के टी आ जाता है। ठीक है, तो इससे आ जाता है यहाँ पर जो ये मिला है, तो x की वैल्यू को हम लोग के टी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, और हमको पता है क्या, एट टी टाइम पर ए की कंसंट्रेशन कितनी, ए माइनस एक्स है, कितनी है यहाँ पर, ए माइनस एक्स है। चलो यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं, ए टी की जहाँ पर ए टी लिखा, ए की जहाँ पर मैंने आपको बताया था हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, ए नॉट मान के चल रहे हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन। और एक्स की जहाँ पर मैंने आपको बताया क्या रखने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग के टी रखने वाले, यहाँ पर के टी रख दिया, तो आ जाएगा ए टी बराबर ए नॉट माइनस के टी। देखो इसको लोग जब इंटीग्रेट करते हैं इस वाले फॉर्मूले को, काफ़ी वहाँ पर तब जा करके इंटीग्रेटेड रेट लॉ आता है। ठीक है, लोगों को इतना तामझाम नहीं करना है, हमको बस यहाँ पर याद रखना है कैसे आ गया, अगर आप चाहते हो तो, नहीं तो फॉर्मूला यहाँ पर मायने रखता है। तो आप बताओगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या होता है, ए टी बराबर ए नॉट माइनस के टी, ए टी बराबर ए नॉट माइनस के टी। कैसे आया, मैंने आपको यहाँ पर एक तरीका बता दिया, क्योंकि अगर हमसे पूछा जाए टी समय बाद ए की कंसंट्रेशन क्या हो गया, बताओगे ए माइनस एक्स, तो यहाँ पर ए टी बराबर ये क्या है, टी टाइम पर कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, ए माइनस एक्स हुआ। ठीक है, फिर मैंने आप बताया ए टी को, चलो ए टी लिख दिया, ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ए नॉट से, और एक्स क्या है यहाँ पर, आपको यहाँ पर डीकम्पोज्ड, ठीक है, कंसंट्रेशन, कितना कंसंट्रेशन यहाँ पर टूट करके निकला हुआ है, उसको मैंने आपको बताया, उसको लोग के टी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते थे, आपको पता है डी एक्स अपान डी टी था, बराबर के था, फिर मैंने लिख दिया डी एक्स बराबर के टी। ठीक है, फिर इसको क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया, डिफरेंशिएशन के साथ था, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो गया, तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट कर देंगे, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, के टी आ जाता है। तो आपका फॉर्मूला यहाँ पर ए टी बराबर ए नॉट माइनस के टी, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर हाफ लाइफ की, और आपको पता है हाफ लाइफ का मतलब क्या हो जाता है, आप कहोगे एक ऐसे समय की बात की जा रही है जिसमें कोई भी रिएक्टेंट अपनी इनिशियल अमाउंट का आधा बचा रह जाता है, या फिर कह सकते हैं अपनी इनिशियल अमाउंट का आधा खर्च कर ले जाता है, उसी को कहते हैं हम हाफ लाइफ के नाम से जानते हैं। ठीक है, और वो क्या आता है यहाँ पर फॉर्मूला, आप बताओगे ए टी बराबर क्या हो जाएगा, ए बाई टी हाफ बराबर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस टाइम को हम लोग टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बराबर हो जाए ए अपान टू के यहाँ पर तो रेट कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पर हाफ लाइफ क्या हो जाती है, ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। समझ में आया सबको, हाफ लाइफ क्या हो जाएगी, ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो ये चीज़ें चलती हैं यहाँ पर। तो आपसे यही पूछा जाएगा वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है जिसका रेट कंसंट्रेशन के ऊपर तो नहीं डिपेंड करता है, इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर नहीं डिपेंड करता है, लेकिन उसकी हाफ लाइफ डिपेंड करती है किसके ऊपर, ए, और ए क्या होता है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन। जो आप बताओगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर हाफ लाइफ डिपेंड करती है लेकिन उसका रेट डिपेंड नहीं करता है, वो कौन होता है, आप बताओगे वो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, हम पूरा डिराइव नहीं कर रहे हैं सारी चीज़ों, हम लोग रिविजन कर रहे हैं, यहाँ पर पूरा डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो इसको डेरिवेशन किया जाता है, अलग अलग बहुत ही डिटेल में पढ़ा जाता है, तो हम यहाँ पर इसलिए टेबल को यहाँ पर बना के पढ़ रहे हैं। चलिए फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन की बात करते हैं। मान लिया कोई एक रिएक्टेंट ए है, प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका रेट क्या हो जाएगा, बताओगे डी एक्स अपान डी टी, इसको रेट कहते हैं। और बताइए फर्स्ट ऑर्डर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो रेट एक रिएक्शन है जिसका रेट क्या करता है, आप बताओगे कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के एक पावर के ऊपर डिपेंड करता है, उसी को कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर आप बताओगे डी एक्स अपान डी टी बराबर के, और ए की पावर कितनी, 1।
जो रिएक्टेंट है उसकी एक पावर का डिपेंड कर रहा है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। समझ में आया, ये रेट का फॉर्मूला हुआ। फिर बात करते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर ए से क्या हो जाता है, प्रोडक्ट पी में जा रहा है, मान लो टी सेकेंड पे क्या हो जाता है, टी बराबर 0 पे, अभी इसकी कंसंट्रेशन ए मान के चल रहे हैं, और टी बराबर टी टाइम पे इससे कुछ पार्ट टूट के निकलता है, वो कितना निकला यहाँ पर एक्स, और यहाँ पर कितना बचा रह जाएगा, ए माइनस एक्स। अब इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वो बताएगा कितना आ जाएगा, के बराबर 2.303 अपान टी क्या है, वो जो यहाँ पर हमने समय लिखा है, लॉग ए अपान ए माइनस एक्स। ठीक है, ये आपको याद ही रखना है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी पे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, के बराबर 2.303 अपान टी लॉग ए अपान ए माइनस एक्स हो जाता है। फिर हाफ लाइफ की बात करते हैं यहाँ पर, तो हाफ लाइफ में यहाँ पर ये बताया गया, अगर हाफ लाइफ की बात करते हैं कितने समय में वो अपनी इनिशियल अमाउंट का आधा रह जाता है, तो आपको पता है इसी फॉर्मूले में आप हाफ लाइफ निकाल सकते हो। टी की यहाँ पर क्या करना है, टी हाफ करना है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है इनिशियल चलो ए है, ए माइनस एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाफ लाइफ का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ से कितना टूट रहा है, आधा टूट रहा है। जो यहाँ पर मैंने x लिखा है इसको क्या लिख देंगे, a/2 रख देंगे, और आपको पता है जब a से a/2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, a/2 बचता है, इसलिए बताया गया यहाँ पर a/2 रखते हैं। यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे, log 2 आएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.303 इंटू log 2 की वैल्यू को रखते हैं, यहाँ पर इसे गुणा करेंगे 0.693 अपान के आ जाएगा। ओवरऑल कुछ समझ में आया ना है आपको, यहाँ पर अब ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, डेरिवेशन आप कर सकते हो, बस यहाँ पर जहाँ पर a माइनस एक्स है वहाँ पर क्या a/2 रख के आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा टी हाफ का फॉर्मूला क्या आ जाता है, 0.693 अपान के। अच्छा बताओ, इस टी हाफ के फॉर्मूले में कहीं पर कंसंट्रेशन का टर्म आया नहीं आया है, तो आप बताओगे यहाँ पर टी हाफ क्या ए की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता नहीं, इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पर, ए का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर को 0 कर दिया। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, बताओ वो कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है जिसकी हाफ लाइफ कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन उसकी जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपको दिख रहा है हाफ लाइफ कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है रिएक्टेंट के, लेकिन इसका रेट जो रहा है कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये हुआ। फिर बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर बताया गया 2A, मान लिया 2A क्या कर रहे हैं, यहाँ पर टूट करके प्रोडक्ट को बना रहे हैं, फिर जुड़ करके कुछ भी कर रहे हैं वहाँ पर, तो इसका रेट बताया गया। कोई भी सेकेंड ऑर्डर को आप समझो, कहा गया कोई भी ऐसी रिएक्शन हो, केमिकल रिएक्शन, जिसका रेट रिएक्टेंट की 2 पावर के ऊपर डिपेंड करता है, इसको लोग कहते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और यहाँ पर वही लिख दिया गया dx अपान dt बराबर के कंसंट्रेशन a की पावर 2, मतलब कि यहाँ पर रिएक्टेंट की 2 पावर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये हुआ। फिर बात करते हैं, मान लिया 2A है, प्रोडक्ट बना रहा है, टी टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन A है, टी बराबर टी पर a माइनस एक्स हो जाता है, यहाँ पर x, मतलब x यहाँ से टूटता है और यहाँ पर बचा हुआ पार्ट a माइनस एक्स हो जाता है। अब इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ अगर हमसे पूछा जाए वो क्या हो जाए, k बराबर 1 अपान टी, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 1 अपान a माइनस एक्स माइनस 1 अपान a। ठीक है, ये भी अगर आप याद रखना चाहते हो तो आप इसको याद रखो। फिर बताया गया हाफ लाइफ की बात करते हैं, इसी फॉर्मूले में क्या करना है, जहाँ पर a माइनस एक्स है वहाँ पर कितना कर देना है, a/2 रख देना है। कितना कर देना वहाँ पर, a/2, क्योंकि आपको पता है a से अगर आधा गया तो कितना बचेगा, आधा। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला जब बनाते हैं तो आ जाता है टी हाफ बराबर 1 अपान के a आ जाता है। क्या आ जाता है, 1 अपान के। आपको पता है कि यहाँ पर कांस्टेंट है, तो ओवरऑल यहाँ पर हाफ लाइफ क्या हो जाएगी, ए की कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। समझ में आया, तो ए की कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन यहाँ पर हो जाती है। समझ में आया सबको, तो ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन यहाँ पर होती है। समझ में आया सबको कि है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन हो जाता है, हाफ लाइफ। ठीक है, और आप बताओगे क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, रिएक्टेंट की 2 पावर के ऊपर डिपेंड करता है सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन। समझ में आया सबको। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं रेट कांस्टेंट, जिसको हम लोग स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहते हैं, या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट जिसको हम लोग के कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग सीखते हैं, क्योंकि इस पर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कभी इसके यूनिट से जुड़ा हुआ, कभी ये किसके ऊपर इफेक्ट करता है, ठीक है, किसकी वजह से बदल सकता है, किसकी वजह से नहीं बदलेगा, तो इसको हम लोग फिर से सीखने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा अगर कोई भी रिएक्शन यहाँ पर ए है, वो क्या करता है, प्रोडक्ट पी में चेंज हो रहा है, यहाँ पर कोई भी रिएक्टेंट ए है, प्रोडक्ट पी में चेंज हो रहा है, तो उसके लिए रेट हम लोग कैसे लिखते थे, मैंने आपको ये बताया। रेट क्या हो जाता था, आप बताओगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, यहाँ पर जो भी रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन की किसी पावर के ऊपर क्या करता है, यहाँ पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेट क्या हो जाएगा, किसी भी रिएक्शन का रेट जो होता है वो क्या करता है, इनिशियल जो यहाँ पर आप बता सकते हो जो भी आपका रिएक्टेंट उसी की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है n पावर के साथ। फिर यहाँ पर अगर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट जन्म लेता है। वो कौन होता है, यहाँ पर आप बताओगे, उसी को तो हम लोग यहाँ पर कहते हैं क्या, रेट कांस्टेंट।
स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या फिर जिसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। समझ में आया सबको? यहाँ पर रेट बराबर के कंसंट्रेशन ए की पावर n। अब आपसे पूछा जाए कि भैया यहाँ पर n क्या है, आप बताओगे ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन का एक ऑर्डर है। जैसे कल को कह दिया जाए कि 0 ऑर्डर के लिए बताओ, तो आपने यहाँ पर इनकी यहाँ पर 0 रख दिया और आपको पता है कि पावर 0 का मतलब इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या रेट हो जाएगा, आप बताओ के कंसंट्रेशन ए की पावर 1 हो जाएगा। सेकेंड ऑर्डर के लिए कहने का मतलब n, जो भी ऑर्डर आपको देखना है वहाँ पर इसकी वैल्यू को रख देना है। आपको पता है ये चीज़ें हो जाती हैं और इसी के बेसिस पे यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ यहाँ पर k की यूनिट क्या हो जाएगी। आपसे क्या कहा जाता है यहीं पर, यूनिट ऑफ k। ठीक है, रेट कांस्टेंट जो यहाँ पर k है इसकी यूनिट को पूछना है। तो आप इसको कैसे निकाल सकते हो यहाँ पर, तो उसके लिए आपको पता है अगर k की यूनिट को निकालना है तो k बराबर क्या हो जाएगा, जिसकी यूनिट को निकालना है उसको एक साइड करो, अपान रेट अपान कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर n हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाता है वहाँ पर। तो आप बताओगे k बराबर यहाँ पर रेट है और रेट का यूनिट क्या होता था, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पर आपको बताया कंसंट्रेशन A है और A की पावर को मैंने n लिखा है। n क्या बताएगा यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बताएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कैसे करना है कि हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो। इसको आप देखना है, इससे पहले मैं आपको बताऊँ तो आपको याद क्या रखना है। यूनिट ऑफ k के लिए एक फॉर्मूला याद रखना, आपका क्वेश्चन कभी नहीं गलत होने वाला। अगर आपको यूनिट ऑफ k लिखना है तो आपको यहाँ पर लिखना है मोल की पावर 1 माइनस n, फिर लीटर की पावर n माइनस 1 और सेकेंड की पावर हमेशा -1 में रहेगी। ठीक है, ये होता है यहाँ पर एक ट्रिक है, आप या फिर कह सकते हैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जिसको हमें याद रखना है। ठीक है, इससे आप डिराइव करो। इससे अच्छा यहाँ पर एक फॉर्मूला याद करके चलो, मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर की पावर n माइनस 1, सेकेंड की पावर -1। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अब किसी भी ऑर्डर के लिए पूछा जाए रेट कांस्टेंट, तो वहाँ पर उसकी यूनिट को आप बता सकते हो। बस वहाँ पर जो भी n की वैल्यू होगी, n की वैल्यू का मतलब यहाँ पर ये रेट ऑफ, आप बता सके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बता रहे हैं। जैसे 0 की बात आई तो यहाँ पर 0 रख दिया। चलिए अगर हमसे कह दिया जाए यूनिट ऑफ k, सबसे पहले यहाँ पर फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, 0 ऑर्डर रिएक्शन बताओ क्या हो जाएगा। आप बताओगे MOL मोल 1 माइनस क्या 0, n की यहाँ पर 0 रखा, फिर लीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पावर 0 माइनस 1, फिर सेकेंड तो यहाँ पर -1 हो जाता है। तो बन के क्या तैयार हुआ यहाँ पर, आप बताओगे मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये हो जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या निकल के आता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड किसके रेट कांस्टेंट की यहाँ पर यूनिट है, आप बताओगे 0 ऑर्डर का। अगर ऐसे हमसे कह दिया जाए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप बताओगे इसका मतलब n बराबर 1 की बात कर रहा है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल। बताओ n माइनस 1 माइनस क्या हो जाएगा 1, लीटर की पावर क्या, n की यहाँ पर 1 रखा -1 किया, सेकेंड इनवर्स। तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर लीटर की भी पावर 0, केवल बचेगा क्या, सेकेंड। तो आपसे अगर पूछा जाए फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन की यूनिट क्या हो जाएगी, रेट कांस्टेंट की यूनिट, आप बताओगे सेकेंड इनवर्स, या फिर कहा जाता है पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड इनवर्स या फिर पर सेकेंड कह दिया जाता है। ऐसे आपसे कहा जाए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए बताओ रेट कांस्टेंट की यूनिट, आप बताओ इसका मतलब n बराबर 2 रखा गया है। आपने कहा ठीक है रखते हैं मोल, और बताओगे यहाँ पर 1 माइनस क्या करना है, n है, n कितना आया आपका 2। लीटर की बात करते हैं, लीटर क्या करना है n कितना है 2 -1 सेकेंड इनवर्स। तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा बताओ, मोल की पावर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, लीटर 2 में से गया 1 और यहाँ पर सेकेंड इनवर्स। तो आप बताओगे आपका यहाँ पर ऐसे लिखो, या फिर कह सकते हैं लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये चीज़ें आ जाती हैं। समझ में आ रहा है सबको? तो कहने का मतलब आपको कोई भी किसी भी ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछी जाए तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखना है, मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर की पावर n माइनस 1, सेकेंड की पावर तो -1 हमेशा रहेगी ही रहेगी। और आपको मैंने यही बताया था, याद रखना रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हमेशा सेम होती है। वो क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन रेट कांस्टेंट की यूनिट आपको यहाँ पर अलग अलग नजर आ रहा है। लेकिन एक चीज़ ये भी याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है जहाँ पर रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट सेम होती है, वो कौन है, 0। और 0 ऑर्डर में कितना आया बताओ, यूनिट के का मोल पर लीटर पर सेकेंड। और मैंने आपको बताया मोल पर लीटर पर सेकेंड किसका हो जाता है, रेट की भी तो यूनिट होती है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है।
चलिए यहाँ पर हम लोग अब बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था किसी भी ऑर्डर की अगर यूनिट पूछी जाए तो वहाँ पर कैसे कर सकते थे। वहाँ पर मैंने आपको बताया कैसे करना था। वहाँ पर किसी भी ऑर्डर की यूनिट मोल की पावर n-1, लीटर की पावर n-1 और सेकेंड की पावर तो -1 चल रहा था। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। अब आपसे यहाँ पर ये कहा गया, ये तो चलो ठीक है आपने यूनिट बताया। अब कल को अगर आपको यूनिट दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि आप यूनिट को देख करके ऑर्डर को बता सकते हो, तो आपको यूनिट दे दी जाए और आपसे पूछा जाए क्या यूनिट को देख करके आप ऑर्डर बता सकते हो, तो यहाँ पर एक सिंपल सा तरीका है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पर कैसे देखना था हम लोग को। ठीक है, कैसे देखना था आपको यहाँ पर क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पहचानिए, कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर पावर ऑफ लीटर +1। ठीक है, पूरी यूनिट को चेक करना है। जाहिर सी बात है, कोई एक यूनिट दिया गया है, किसी भी रेट कांस्टेंट की यूनिट दी गई है और आपसे पूछा गया कि आप उस यूनिट को देख करके बता सकते हैं वहाँ पर कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, या फिर कभी मजबूरी पड़ जाए हमको ही वहाँ पर ढूंढना पड़ जाए, ठीक है, वहाँ पर कांस्टेंट यूज़ करना पड़ जाए, तो हम लोग इसको कैसे पहचान सकते हैं। तो बताइए, एक सिंपल सा तरीका, जो भी यूनिट लिखी गई है उसमें आपको क्या करना है, लीटर को पकड़ना है। ठीक है, लीटर को पकड़ना है और लीटर की जो भी पावर होगी उसमें क्या करना है, 1 को जोड़ देना है। ठीक है, या फिर बताया गया एक तो नंबर 1 कॉन्सेप्ट हुआ, दूसरा हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। अगर बात करें, कहा गया आप यहाँ पर ये कह सकते हो 1 - पावर ऑफ मोल। ठीक है, 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। अगर कभी भी आपको ऑर्डर निकालना है, रिएक्शन का ऑर्डर पता करना है, या तो आप एक में से क्या करना है, 1 में से जो भी मोल की पावर है उसको घटा दो। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर जो भी लीटर की पावर है उसमें 1 जोड़ दो। ठीक है, आप दोनों याद करोगे तो आपको ज़रूर कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए मैंने लिखने के लिए भले लिख दिया, लेकिन आपको केवल एक याद रखना है, केवल एक, इसको भूल ही जाओ। ठीक है, क्योंकि ट्रिक है तो केवल एक याद रखो, वो कौन सा, फर्स्ट वाला, सेकेंड वाले को देखना भी नहीं है। ठीक है, तो आपको केवल फर्स्ट वाला याद रखना है। वो क्या करना है, लीटर की पावर में +1 जोड़ देना है। चलिए, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल से बताया गया यहाँ पर एक यूनिट ऑफ के बताया गया यहाँ पर मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। ठीक है, कहा गया बताओ किसकी यूनिट है, आप कैसे बता सकते हो। आपको मैंने बताया यहाँ पर ऑर्डर, कौन से ऑर्डर की यूनिट है, तो आपको क्या करना था, लीटर की पावर कितनी है। अब बताओगे लीटर की पावर -1 है, कितना जोड़ना था, +1 जोड़ना था, कितना आया, 0। तो कौन सी यूनिट की है, यहाँ पर 0 ऑर्डर का हो गया। चलिए, अगर आपसे कह दिया जाए यहाँ पर सेकेंड इनवर्स, बताओ ये किसका ऑर्डर है। ठीक है, कौन से ऑर्डर की यहाँ पर यूनिट है, सेकेंड इनवर्स दिया गया है। तो आपको क्या करना था, ऑर्डर बराबर, मैंने बताया था लीटर की पावर कितनी है, अगर लीटर नहीं है तो लीटर की पावर कितनी है बताओ, 0 है। 0 में क्या करना था, 1 जोड़ दिया, कितना आ जाता है यहाँ पर, 1 आ जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ जाती है। समझ में आ रहा है सबको। चलिए, अगर आपसे कह दिया जाए के की जो यूनिट है यहाँ पर लिखा गया है लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स है, बताओ कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, तो आप क्या बताओगे, यहाँ पर लीटर को पकड़ लिया, कितना पावर है 1, कितना जोड़ना था 1, कितना आ गया 2, तो सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपको समझ में आया, कभी यूनिट दे दिया जाए तो उससे हम लोग ऑर्डर को बता सकते हैं, और कभी ऑर्डर दे दिया जाए तो उसकी मदद से वहाँ पर हम लोग यूनिट को बता सकते हैं। समझ में आया सबको यहाँ पर। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग यहाँ तक करते हैं। ठीक है, इसके आगे का पार्ट हम लोग क्या करते हैं, दूसरे लेक्चर में देखते हैं। ठीक है।